रंगमंच कहानियों में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की निर्मला। पिछले भाग से आगे का भाग। विधवा का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल नहीं दुखाएंगे। जिसके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़ खाता है। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, आप चाहे तो कल्याणी की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं अपने प्राणधार की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध के आवेश में उसके संजक्त मुख से निकले थे अब उसके हृदय को बाणों की भांति छेद रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदयों के लिए इससे ज्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इसी विचार से कितना संतोष होता कि स्वामी मुझसे प्रसन्न हो गए। अंतिम समय तो उनके हृदय में पूरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ, मेरी 25 वर्ष की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय में अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैंने उन्हें ऐसे शब्द कठोर न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए हों। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराधों को बढ़ा बढ़ा कर वह आठों पहर कुटती रहती थी। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी वह उनकी सूरत से चिढ़ती। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रास मोल लेनी पड़ी। ये मेरे शत्रु से चिढ़ती। जहाँ आठों पहर कछड़ी सी लगी रहती वहाँ खाक उड़ती है। वह मेला भी उठ गया। जहाँ खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहते। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भतीजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वाले में से हैं, वे ऐसा सरपट भागे कि पीछे फिरकर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियां भिनभिनाती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए। कल्याणी ने कहा, इतनी तैयारियां के बाद विवाह को रोक देने से सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफी सामान आ चुका है। विलंब करने में हानि ही हानि है। ये तो महाशय भालचंद्र को शोक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थी किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं आप लोगों की सेवा सत्कार करने को अपनी सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि पड़े तो मेरी दशा का विचार कर क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप स्वयं इस अनाथनी की निंदा न होने देंगे। आदि आदि। कल्याणी ने यह पत्र डाक से न भेजा बल्कि पुरोहित से भेजा। आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी बहुत से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। पुरोहित मोटेराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुंचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर नंग धरंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही उस्थुल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़ कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है और सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजीव मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। 2 आदमी खड़े पंखा झल रहे थे। उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 600 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्ते लेते। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचे। 24 घंटे दुकान खुली रहे। आपको खुश रखना काफी था। सारा कानून आपकी खुशी थी।
इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में उन्हें देखकर लोग सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो उन्हें कोई देख ही न सकता था। श्यामता अंधकार में विलीन हो जाती थी, केवल आंखों का रंग लाल था। जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो शराब के अफसर ही थे, जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला न था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों में परस्पर विरोध है। लालिमा के संजोग से कालिमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अक्खा आप हैं? आइए आइए, धन्य भाग। अरे कोई है? कहाँ चले गए सब के सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, मवानी, राम गुलाम, कोई है क्या? सब के सब मर गए? चलो राम गुलाम, भवानी, छकौड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक भी सूरत नजर नहीं आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने इन 5 का नाम कई बार दोहराया, लेकिन हुआ न यह कि पंखा झेलने वाले दोनों में से किसी एक को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमारे की ना होई। कहाँ तक उधार बाढ़ी ले खाई, मांगत मांगत थेथर हो गए। भालचंद, बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटेराम, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए ना ही उठत है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट न जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा? इससे बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी? बाबू उदय भान लाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी। आदमी नहीं, हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछकर मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है, आंखों में अंधेरा सा छा गया है। खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुंह जूठा करके उठा जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं, हीरा था। मोटे, सरकार, नगर में अब ऐसा कोई रईस नहीं रहा। भाल, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं? ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना नहीं जान सकता। दूसरा, 2 ही 3 बार को मुलाकात में उनका भक्त हो गया और मरते दम तक रहूंगा। आप समदीन साहब से कह दीजिएगा, मुझे दिली रंज है। मोटे, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जन के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज का विवाह करता है? भाल, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनसे तो संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं उसको अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपये को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके के बराबर परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। बस चले तो दहेज लेने वालों और दहेज देने वालों दोनों ही को गोली मार दूं, चाहे फांसी क्यों न हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं या उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के की शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कन्या के पिता का गला रहती है? नीचता है, घोर नीचता है। मेरा बस चले तो इन पापियों को गोली मार दूं। मोटे, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी है। यह धर्म का प्रताप है। मालकिन की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वही रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी है। बस आप ही उबारे तो हम उबर सकते हैं।
इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनका सेवा सत्कार हम करेंगे ही, लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार। कोई करने धरने वाला नहीं। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा न लगे। भालचंद्र 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही न था कि यह लक्ष्मी मेरे घर आती, नहीं तो क्या यह ब्रज गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला न समाता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफी है। उसे देखकर जख्मी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे गुण समझिए या दोष कि जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसके याद चित्त से नहीं उतरती। खैर अभी तो इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, लेकिन दिल से मजबूर हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे, ऐसा ना कहिए सरकार। वकील साहब नहीं है तो क्या, आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप वचन से फिर गए, इसमें आपकी बदनामी होगी। चित्त को समझाएं और हंसी खुशी कन्या का पानी ग्रहण करा लीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का, लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों का सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा रखेगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोटेराम कोरी पोथी के ही पंडित नहीं वरन व्यवहार नीति में भी चतुर है। बोले, पंडित जी, हलाप से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है तो मेरा क्या बस है। यह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है, नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहब को समझा कर कह दीजिएगा, मैं उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन साहब को समझाकर अच्छा न होगा। स्वार्थ के बस में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने वह तीर छोड़ा था जिसके उनके पास कोई काट नहीं था। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और वह उसका प्रतिकार न कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को पुकारना शुरू किया। अरे तुम सब गायब हो गए। छकौड़ी, भवानी, रामगुलाम, एक भी नहीं बोलता। सब के सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है, न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अकल छू तक नहीं गई। देख रहे हैं कि महाशय दूर से थके मांदे चले आए हैं, पर किसी को जरा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो। पंडित जी, आपके लिए शरबत बनवाऊं या फलहारी मिठाई मंगवा दूं? मोटेराम मिठाइयों के विषय में किसी तरह का बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत में उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकुचाते हुए बोले, शरबत पीने की मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूंगा। भाल, फलहारी ना? मोटे, इसका मुझे विचार नहीं। भाल, तो है यही बात। छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया? छकौड़ी, मवानी, गुरदान, रामगुलाम, कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा कहार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार, मोर तलब दे दी जाए, ऐसी नौकरी मोह से ना हुई। कहाँ लो दौरी, दौरत दौरत गोर पिराए लागत है। भाल, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला, दौड़ता हुआ जा।
कहार को यह हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो तो। पत्नी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन उनसे विदा हो रहे थे, पर किसी प्रेम मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ करना मंजूर नहीं। भान, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुंह से शब्द ना निकलता था। झूठ मूठ का हीला करना पड़ा। रंगीली, साफ बात कहने से संकोच क्या? हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों करूँ? उनकी लड़की कोई सोने की थोड़ी है। वकील साहब जीते होंगे तो शर्माते शर्माते 15-20 हजार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है? भाल, एक दफा जबान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ न कहे पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगे। हिंदी के अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था, और जबकि रंगीली भाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ती हो, पर खत वत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उनकी आंखें सजल हो गई और पत्र समाप्त किया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई की कठोरता पत्थर की नहीं, लाख की थी, जो एक आंच से पिघल जाती है। कल्याणी के करुणोत्पादक शब्दों ने उनके स्वार्थ मंडित हृदय को पिघला दिया। रूंधे हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना? भालचंद्र पत्नी के आंसुओं को देख देख सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत उसे दिखाया। इसकी जरूरत ही क्या थी? इतनी बड़ी भूल इनसे कभी नहीं हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। रंगीली ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटे राम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार की रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा ने व्यग्र होकर यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर पहले ही तोड़ दी थी, उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी। उन्हें बैठे देख कर रंगीली बोली, है अभी, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में। भाग, तुम तो कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आया हूँ कि मुझे विवाह मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा? जरा सोचो तो। यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं। अभी एक बात की, अभी पलट गए। भले आदमी की बात न हुई, दिलग्गी हुई। रंगीली, अच्छा, तुम अपने मुंह से ना कहो। उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो। मैं इस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाए और मेरी भी। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। भाल, तुम अपने सिवाय सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात तो एक ही है। जो बात तय हो गई है, अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम ही तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ ना करूँगी। तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूंग दलना है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी दीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकालना चाहती है। एक ही छटी हुई औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है। बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने की कहती तो तुम्हारे संकोच उचित होता। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भाल, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो तो मुझे लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या यह पत्र देखकर? तुम जैसी खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो। रंगीली, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चूकती नहीं, उसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भाल, बनावट की बात ऐसी चूकती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है।
यह किस्से कहानियां लिखने वाली जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती रहो, एक सच्ची बातें लिखते हैं, सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। यह भी एक कला है। रंगीली, क्यों जी, तुम मुझसे उड़ते हो, दाई से पेट छुपाते हो। मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ कहती हूँ? जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की जरूरत ही क्या है, वह खुद ही इतना उचित समझेंगे, दे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज्यादा मिलने की आशा होगी। अब वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। यह भलमानसी नहीं, छोटापन है। इसका इलाज भी तुम्हारे सिर है। मैं शादी विवाह के नगीच न जाऊंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। हाथी के दांत दिखाने की और खिलाने की और वाली नीति पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता। बोलो, अब भी वहाँ शादी करते हो या नहीं? भाल, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या, मगर खूब पहचानती हो आदमियों को। क्या कहना है, तुम्हारी सूझबूझ की बलैया ले लें? रंगीली, हो बड़े हयादार, अब भी नहीं शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली कि नहीं? भाल, अजी जाओ, वह दूसरी औरतें होती हैं जो मर्दों को पहचानती है। अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है, पर आज यह विश्वास उठ गया कि महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही है उसको मानना पड़ा। रंगीली, जरा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ, तुम्हें मेरी कसम है, जरा देख लो कितना झेपे हुए हो। भाव, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली, उतना ही जितना कोई भला मानस चोरी चोरी खुल जाने पर झेपता है। भाल, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ ना होगी। रंगीली, मेरी बला से जहाँ चाहो करो। क्यों, भुवन से एक बार क्यों नहीं पूछ लेते? भाल, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली, जरा इशारा ना करना। भाल, अजी मैं उसकी तरफ ताकूंगा भी नहीं। संजोग से ठीक इसी वक्त भुवन मोहन भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर, सुडौल, बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ को पड़ा था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले पतले गुलाब की पत्ती के से ओठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आंखें, डील डॉल बाप का सा था। ऊंचा कोट, ब्रिजेज टाई, बूट, हैट उस पर खूब खिल रहे थे। हाथ में एक स्टिक थी, चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में आत्मगौरव। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। यह देखो, तुम्हारी ससुराल से यह खत आया है, तुम्हारी सास ने लिखा है। साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली, क्यों? भुवन, इसमें शर्म की कौन सी बात है? रुपये किसे काटते हैं? लाख रुपए तो लाख जन्म में भी जमा कर ना पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपये की सूरत नजर ना आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 500-600 तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 भाग बीत जाएंगे। रुपये जमा करने की नौबत ना आएगी। दुनिया का कुछ मजा ना उठा सकूंगा। किसी धनी लड़की से शादी हो जाती तो चैन से करती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या फिर कोई जायदाद वाली बेवा मिले जिससे एक ही लड़की हो। रंगीली, चाहे औरत कैसी ही मिले। भुवन, धन सारे ऐबों को छुपा देगा। मुझे वह गालियां भी सुनाए तो भी चू ना करूंगा। दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है? बाबू साहब ने प्रशंसा सूचक भाव से कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति है और दुख है कि ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने फटेहाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा न निकलेगा। रंगीली, तुम बाप पूत एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के ऊपर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन, जो गरीब है उसे गरीबों ही के यहाँ संबंध करना चाहिए।
अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली, चुप बेरा, आया है वहां से हैसियत लेकर। तुम कहाँ के ऐसे धन्ना सेठ हो? कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटे पानी को तरस जाए, बड़ी हैसियत वाले बने हो। यह कहकर रंगीली वहां से उठकर रसोई का प्रबंध करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बाबू साहब मूंछों पर ताव देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दे, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तक तो कहार की बाट देखते रहे। जब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा न गया। सोचा, यहाँ बैठे बैठे काम न चलेगा, कुछ उद्योग करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो मूर्खों मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने की। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर कहार गया था उसकी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुढ़ा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही आपने बेतकल्लुफी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या महाराज? सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या कहीं ताड़ी पीने लगा। मैंने कहा, सरकार यह बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही आते आएगा। बड़े विचित्र जीव है, न जाने इनके यहाँ कैसे नौकर टिकते हैं। कहा, मुझे छोड़कर आज तक दूसरा कोई टिका नहीं और न टिकेगा। साल भर से तलब नहीं मिली, किसी को तलब नहीं देते। यहाँ किसी ने तलब मांगी और वे लगे उसे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। वे दोनों आदमी जो पंखा झल रहे थे सरकारी नौकर है। सरकार से 2 अर्दली मिले हैं ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 कट गए हैं, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई कहारों का लेते हैं। कहा, यह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छाड़ कर चले गए। यह अपना रोब जमाने का अभी तक उनका नाम जपा करते हैं। कहीं नौकरी दिखाइएगा, चलूं। मोटे राम, अजी बहुत नौकरी है, कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो बहुत पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताजी चीज है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी बनाइएगा या बाटी लगाइएगा। मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता न करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहब जी, कुछ तर माल तैयार है? लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर, आऊँ वही ऊपर ना। यह कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और तल माल चखने लगे। खूब छक कर खाया, 2.5-3 सेर चट कर गए। खाते थे और हलवाई की तारीफ करते थे। शाह जी, तुम्हारी दुकान जैसा सुना था वैसा ही माल पाया। बनारस वाले रसगुल्ले नहीं बनाते, कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज नहीं बन जाती, विद्या चाहिए। हलवाई, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से लीजिए। मोटे राम, अच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या कीजिएगा, चीज अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। खूब इच्छापूर्ण भोजन करके पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाहर की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। यहाँ सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगह देखकर पालागन कर बोले, महाराज आप रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप न आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटे राम, हलवाई की दुकान से कुछ खा आया था। भाल, अजी पूरी मिठाई में हुआ आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है? 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हो, जितने पैसे हो ले लीजिएगा। मोटे, आप ही के हलवाई की दुकान पर खा आया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भाल, कितने पैसे देने पड़े? मोटे, आपके हिसाब में लिखा दिए हैं। भाल, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ही ठग है। मोटे,
कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना होता था, और यह महाशय एक बार में कोई 4 रुपये का मार उड़ा गए। अगर एक आधा दिन रह गए तो बधिया बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर, कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने बिस्कुट होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला खा जाएगा? आदमी है या बैल? 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 से कम न खाई होगी, पक्की तौल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाल, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जो जवाब देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना तो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो तो खिलावे, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे, हाँ सरकार, अब चलूँगा। 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाल, भला आज तो रहिए। यह कहते कहते बाबू साहब को भय हुआ कि कहीं महाराज सचमुच न रह जाए, इसलिए वाक्य को यूं पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटे, 1-2 दिन की तो कोई बात न थी, विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा, पर बुरा ना मानिए तो कहूँ, आप लोगों को ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे यजमान हैं जो हमारा मुंह जोहते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो अपना धन्य भाग्य समझते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारे सेवा सत्कार में मगन हो जाते हैं। जहां अपना आदर नहीं वहां एक क्षण ठहरना असहाय है। जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। भाल, महाराज, हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटे, अपराध नहीं हुआ? और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हुए हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाए और डकार तक न ले। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौड़ी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पे खड़े हैं। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरत को रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मानते तो थे, पर यह लड़का भी समाया हुआ था कि यह न टिक जाए। उनकी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात हो कर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात करने गया, और कहा भी तो ऊंचे स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था? जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले? भाल, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि द्वार पर कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भाल, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था। जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अभी तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो। जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है
तो क्या परवाह है, जो चाहे कहे। भाल, यूं जान न बचेगी। लाओ 10 रुपये, विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत पछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिए। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे मक्खी चूस की, ऐसे रगड़ा की याद ही करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपये देकर उसे उल्लू बना लूंगा। इस फेर में न रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपये जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया, कहीं से ये रुपये भी तो पानी में न गिर गए। कल्याणी के सामने अब एक समस्या खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है। चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इस क्रोध से बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी। क्या ना आएगी अम्मा? कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर में बारात आ रही है, हमारे घर क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे घर जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा, कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती। आग लगी, वह अब हमारे यहाँ ब्याह ना करेगा। कृष्णा, यह क्यों अम्मा? पहले तो ठीक हो गया था। कल्याणी, बहुत से रुपये मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपये नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची है अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ। बहन उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। उसका कथन कितना सच है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानुषों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती। जरा सी घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ा। कल्याणी वहां से उठी तो उसके हृदय हल्का हो गया, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की जरूरत नहीं थी, अच्छे वर की जरूरत न थी। अभाग्नि को अच्छा घर वर कहाँ मिलता। अब किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। वह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है तो हुआ करे। दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं, प्राणों का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम था, लेकिन विधवा होना उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। उसे अपने लड़के लड़कियों से कहीं ज्यादा प्यार थे। लड़के हल के बैल है, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का। मकान था, कुछ नगद था, कई हजार के गहने थे, उन्हें पढ़ना लिखना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए, वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे दिन वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा
कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उन्हें पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दाबात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। कल्याणी, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी। कब लौटे? निमंत्रण आ गई, कई दिन से तरमाल न मिले थे। मैंने कहा लगे हाथ यह भी काम निपटाता चलूं। अभी उधर से लौटा आ रहा हूँ। कोई 500 ब्राह्मण की पंगत थी। कल्याणी, कुछ कार्य सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटे, कार्य क्यों न सिद्ध होता, भला यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कर आया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ। उनमें से आप चाहें जिसे पसंद करें। यह देखिए, लड़के का बाप डाके सिंगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं है। लड़का होनहार मालूम होता है। खानदान भी अच्छा है। 2000 रुपये में तय हो जाएगी। मांगते तो वह 3000 है। कल्याणी, लड़के के कोई भाई है? मोटे, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल देखिए। यह लड़का रेल के सींगे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से हष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता था माँ नाइन थी, कोई कहता था ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना न पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी, खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती। देखकर तो मक्खी नहीं निकली जाती। मोटे, तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है। कोई 1000 सलाफा नफा है। कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा है, पर कचहरी अदालत के काम में चतुर है। दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए। कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है। पीसना कुटना घर में ही होता है। कल्याणी, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटेराम, इसकी कुछ न पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है। उम्र कोई 35 साल होगी। 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है। उसके 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है। कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी, खानदान कैसा है? मोटेराम, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस है। अच्छा, यह 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो BA तक है, पर उसे छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं। खानदान में बहुत अच्छा है, न बहुत बुरा है। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3000 है। अब बताइए, आप कौन सा वर पसंद करती हैं? कल्याणी, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटेराम, मुझे तो 2 वर पसंद है। एक वह जो रेलवे में है, और दूसरा वह जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी, मगर पहले के तो खानदान में दोष बताते हैं। मोटे, हाँ, यह दोष है तो छापे खाने को ही रहने दीजिए। कल्याणी, वहाँ 1000 देने को कहाँ से आएगा? 1000 तो आपका अनुमान है। शायद वह मुंह फैलाए। आप तो घर की दशा देख ही रहे हैं। भोजन मिलता जाए, यही गनीमत है। रुपये कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4000 सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2000 का सवाल रखते हैं। इनको जाने दीजिए। बस वकील साहब ही बचे रहे। 35 साल की उम्र भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं। इन्हीं को क्यों न रखिए। मोटेराम, आप खूब सोच विचार ले। मैं यूँ आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ। जहाँ कहिएगा वहाँ टीका कराऊंगा, मगर 1000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है। उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी वह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी, पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपये किसके घर से आए? कौन देखने वाला है? खाने वाले तो खा पीकर चंपत हुए। अब किसी की भी सूरत दिखाई नहीं देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है, उसके और हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता?
पर जब अपना काबू भी हो, ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कर आइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बधा है तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कराएं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। इसका अगला भाग नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।